गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 में प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ समीकरण बनाने थे, जो कि 6 क्वेश्चन में 4 सवाल है। इन 4 सवालों का आपको सरल समीकरण बनाना है। देखो, तो कक्षा 7 में प्रश्नावली 4.1 है, तो 4.1 में अब तक जो 5 सवाल हो चुके, कुछ सवाल आपको प्रश्नावली जब शुरू हुई थी उससे पहले मिल गए थे आपको, जिनका कुछ थोड़ा बहुत समीकरण बनाना था, उसका कोई कथन की व्याख्या करनी थी, या कथन का आपको समीकरण बनाना था, या समीकरण का आपको कथन बनाना था। अब जैसा भी था आपको उसकी व्याख्या करनी थी। आज यह आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए, कुछ सेंटेंस है। इन सेंटेंस की सहायता से आपको इनका एक सरल समीकरण बनाना है। आपको मान ज्ञात नहीं करना है, आपको सरल समीकरण बनाना है। ये सही है या गलत है? अच्छा, आप इसका अगर मान ज्ञात करना चाहो तो कर सकते हैं। देखो, ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए सबसे बड़ी बात कि इनका कोई एक शॉर्टकट लॉजिक तो है नहीं। तो ऐसे ही 12वें प्रश्नों का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अब प्रश्न में क्या तो दे रखा है और क्या अपने को ज्ञात करना है। क्या तो प्रश्न में अपने को दे रखा है और क्या अपने को ज्ञात करना होता है। जो चीज दे रखी है उसको तो खैर हल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो विषय वस्तु अपने पास में नहीं है उसको अपन चर राशि के तौर पर x, y, z या अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर आते हैं, वो 26 अक्षरों में से कोई सब मान लें। फिलहाल आपको इस प्रश्न में खुद ही बोल रखा है कि आपको चर राशि m लेनी है, चर राशि y लेनी है, चर राशि l लेनी है। तो आपको वही चर राशि लेनी है जो प्रश्न में दे रखी है। तो ऐसे प्रश्नों का अपन हल तो नहीं कर सकते, हल करने के लिए कर नहीं बोला, हल ज्ञात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इनका आपको एक सरल समीकरण बनाना है। अब वो कैसे बनेगा वो देखिए। इसके लिए पहली बार तो प्रश्न को आप 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़िए, क्योंकि प्रश्न ऐसे प्रश्न की भारतीय प्रश्नों को समझना और दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर इनको बड़े समझ के तौर पर अब तक जो सवाल किए उन्हीं को देखते हुए अपने को इनको सॉल्व करना है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है। इरफान कहता है, इरफान एक व्यक्ति का नाम है, वो इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, इरफान अपने कंचे के बारे में बता रहा है कि मेरे पास कंचे कितने हैं। तो परमीत के पास में जितने कंचे होंगे, अब हमारे को ये नहीं कर रखा कि परमीत के पास में कंचे कितने हैं, तो माना कि परमीत के पास में कंचे कितने हैं, परमीत के कंचों की संख्या का m लिखना है। तो माना कि परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी है, m है। चलो साहब, उसके पास उनके दुगने से, अब 2m का दुगना 2m से 7 अधिक 2m + 7 अधिक है, तो इरफान के पास में 37 कंचे हैं। अब वो अपने पास में जितने कंचे हैं उनकी व्याख्या करता है कि मेरे पास में 37 कंचे कैसे हैं, कि परमीत के पास में जितने कंचे हैं उनका 3 गुणे से 7 अधिक है और मेरे पास में 37 कंचे हैं। तो खुद का मान तो दे दिया, लेकिन परमीत के पास में कितने कंचे हैं ये नहीं कहा। तो मान लेते हैं, माना परमीत के पास में कितने कंचे हैं, m। ये तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी प्रश्न में कह रखा है कि परमीत के कंचों की संख्या को m मानना है। तो माना परमीत के पास जो कंचों की संख्या है वो कितनी है, m है। पहले काम सुनिए कि माना कि परमीत के पास कंचों की संख्या वो संख्या कितनी है, m है। m का और m का दुगना, संख्या का दुगना और संख्या का दुगना 2m से 7 अधिक, तो 2m + 7। अब प्रश्नानुसार इसको हल करूंगा मैं कि आपका जो ये इरफान है वो खुद कहता है कि मेरे पास में 37 कंचे तो हैं, लेकिन वो 37 कंचे कैसे हैं, परमीत के पास में जितने कंचे थे, m कंचे थे, उनका दुगना और दुगने से 7 अधिक मेरे पास में, जो कि 37 है। ये एक समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण की सहायता से आप परमीत के जो कंचे हैं उनकी आपको संख्या ज्ञात की जा सकती है। आप पक्षांतर करो और पक्षांतर करके m का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो परमीत के पास में आने वाले
जो बच्चों की संख्या है वो आ जाएगी। समीकरण बनाना तो बन गया। दूसरा देखो, लक्ष्मी के पिताजी की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी अपने पिता की आयु 49 वर्ष बताती है। अब वो 49 वर्ष कैसे है वो देखो, उनकी आयु यानी अपने पिता की आयु जो कि 49 वर्ष है उसको वो टुकड़ों में बांटती है। अब वो कैसे बांटेगी वो देखिए आप, लड़की की आयु की 3 गुनी। अब लड़की की आयु हमारे प्रश्न में नहीं है, अपने पास पिताजी की आयु रखी है, तो हमारा लड़की की आयु कितनी है x, लड़की की आयु कितनी का y मानना है। लास्ट में प्रश्न में कहा लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। अब हमारे पास में अगर y वर्ष नहीं भी होता तो अंग्रेजी मंडपाला के जो भी 26 अक्षर है उनमें से कोई से भी बांध सकते हैं। तो लक्ष्मी की आयु को y वर्ष मानना है, हमारे पास में लड़की की आयु नहीं है बल्कि पिताजी की आयु दे रखी है। माना लड़की की आयु कितनी है y वर्ष है, y का 3 गुना 3y और उससे भी 4 वर्ष अधिक, तो 3y प्लस 4 अधिक है और बराबर कितना वर्ष करेंगे 49 वर्ष। देखो माना कि लड़की की आयु y वर्ष, माना कि लड़की की आयु y वर्ष है। अब y वर्ष का कितना 3 गुना, तो y वर्ष का 3 गुना यानी कि लड़की की आयु का 3 गुना, आयु का 3 गुना, तो आयु का 3 गुना 3 y से गुना करो 3y वर्ष, 3y वर्ष। फिर आगे क्या 3 गुने से भी 4 वर्ष अधिक, 3 गुने से भी 4 वर्ष अधिक, तो 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, 4 वर्ष अधिक, तो 3y प्लस 4 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या करना है, पिता की आयु कितनी है, बोले मेरी आयु की 3 गुने से 4 अधिक, तो 3y प्लस 4 बराबर 49। अब इस लड़की का कहना यह है कि मेरी आयु भी पिता के बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मेरी वर्तमान आयु को 3 से गुणा कर दूं और 3 से गुणा करके अगर मैं 4 साल और जोड़ दूं तो मेरे पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। और समीकरण का मान पक्ष का मान और दक्षिण पक्ष का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक सरल समीकरण। अब आप उस लड़की की आयु को ज्ञात करना चाहो तो कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, 3y बराबर 49, ये पक्ष प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाता है, तो 3y बराबर कितने बच गए 45, कितने बच गए 45, और y बराबर 45 भाग 3, तो 15 दिया 45 होते हैं, इसका मतलब तो लड़की 15 साल की है। अब 15 साल बाद 3 से गुणा करो और 4 जोड़ दो 49 वर्ष हो जाएंगे। 15 साल की थी, 3 गुणी से 4 साल ज्यादा है, तो 15 दिया 45, 45 में 4 जोड़ कितने हो गए 49 वर्ष, पिता की आयु के बराबर हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसे ही बात का प्रश्न होता है, ऐसे दिमागी कसरत वाले जो प्रश्नों का अगर आपको जवाब देना है तो पहले शर्त यह है कि जो मान आपको प्रश्न में नहीं दे रखा उसको आप मान लें। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जितने भी आते हैं XYZ 26 अक्षर उनमें से कोई सब मान लें। फिलहाल यहाँ पर चल राशियाँ आपको पहले से ही दे रखी है तो मानने की आवश्यकता भी नहीं है, तो XYZ जो भी है वो आप मान लें, उसके बाद में उसको हल करें। एक सवाल और है कि अध्यापिका बताती है, एक अध्यापिका अपने जो क्लास के अंदर जो प्राप्तांक है उन प्राप्तांकों की सूचना देती है, न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक जो कि प्राप्त हुए विद्यार्थियों को वो बताती है। क्या कहती है वो, कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, अब जितने अधिकतम अंक प्राप्त किए उन प्राप्त किए गए अधिकतम अंकों का ब्यौरा बताती है। और क्या कहती है कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का। अब किसी को कोई 0 भी आया होगा, किसी के 3 भी आया होगा, सभी विद्यार्थियों के तो कोई सारे अधिकतम या बराबर अंक तो आए नहीं होंगे। अब कोई 100 नंबर का पेपर होगा तो उसमें से कहीं के 50 भी आएंगे, कोई के 20 भी आएंगे, किसी के 80 आएंगे, किसी के 100 भी आएंगे, लेकिन जितने अधिकतम अंक आए वो अधिकतम अंक कितने हैं उसका ब्यौरा बताता है हमारे को। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगुना और दुगुने से भी 7 अधिक है, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। अब 87 अंक तो दे दिया, लेकिन 87 अंक का ब्यौरा क्या होता है कि जितने न्यूनतम अंक आए उस न्यूनतम अंक का दुगुना और दुगुने से 7 अधिक, लेकिन हमारे पास में न्यूनतम अंक नहीं है। और अगला प्रश्न में कहा न्यूनतम अंक को L लीजिए, न्यूनतम अंक को क्या लीजिए L। माना
माना कि न्यूनतम प्राप्तांक, माना कि न्यूनतम प्राप्तांक कितनी है, एल। एल के लिए कहा है कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर जैसे लिखा जाए। तो माना कि न्यूनतम प्राप्तांक कितना है, एल, पर प्राप्तांक का दुगना, प्राप्तांक का दुगना, तो प्राप्तांक का दुगना 2l हो जाएगा, प्राप्तांक का दुगना 2l, और 2l से भी कितने अधिक है, 7 अधिक है। तो प्राप्तांक से 7 अधिक यानी दुगने से भी 7 अधिक, तो 2l प्लस 7। अब वास्तव में अधिकतम अंक कितने आएंगे, 87। अधिकतम अंक या अधिकतम जो प्राप्तांक है वो कितने हैं, 87 है। अब इसका समीकरण बनाओ, किसी न्यूनतम संख्या का दुगना और दुगने से 7 अधिक अगर जोड़ दिया जाए तो अधिकतम अंक 87 आते हैं। अब आप चाहो तो इसका न्यूनतम अंक निकाल सकते हैं, इनका पक्षांतर करो, ये 7 प्लस का है, पक्षांतर करने पर माइनस का, 87 में से 7 घटाएंगे तो 80 बचेंगे, और 80 में 2 का भाग होंगे तो 40 आएंगे। तो न्यूनतम अंक कितने, 40, और अधिकतम अंक प्राप्त हुए कितने, 87। एक सवाल हो रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, अब आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है, एक भुजाएं समान। बहुत ही ऐसा प्रश्न है, आप थोड़ा सा समय कर दूंगा, लेकिन इनको आप समझने की कोशिश करिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, पर एक भुजाएं समान प्रकृति की होती है, माप में भी लंबाई में भी। और आप इस बात को भी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आधार पर बने हुए, ये आधार विनिष्ठ भुजा है, इस विनिष्ठ भुजा पर बने हुए आधार पर बने हुए दोनों कोण बराबर भी होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी खास बात तो ये है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, ये ऊपर वाला शीर्ष कोण, ये शीर्ष कोण आधार पर बने कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। ये आधार कोण ये है और ये ऊपर वाला शीर्ष कोण है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर बने कोण बराबर होते हैं, और ऊपर वाला शीर्ष ये वाला कोण। अब इस कोण की व्याख्या क्या करता है वो, कि आधार पर जो कोण बना हुआ है एक, प्रत्येक की बात करें शब्द को पकड़िए आप, प्रत्येक आधार पर बने कोण, तो इसका मतलब आधार पर दोनों कोण समान है, प्रत्येक कोण में से कोई से भी एक कोण का ऊपर वाले शीर्ष का मान बताता है तुलना करके आधार कोण से। तो आधार कोण का दुगना, आधार कोण का दुगना है, इसका मतलब हमारे लिए नहीं कहा कि आधार कितना है, तो आधार कोण के लिए कहा, इसमें भी नहीं कहा कि आधार कोण कितना मानना है। अच्छा, 20 डिग्री के लिए कहा है, कितना डिग्री का है, 20 डिग्री। तो माना कि पहला आधार कोण वो तो बी है। अब आधार पर बने कोण समान होते हैं, तो दूसरा आधार कोण में कितना होगा, ओनली आधार कोण, दूसरा आधार कोण जो भी 20 डिग्री का। मैंने क्यों, क्योंकि आधार पर बने कोण समान होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर बने कोण समान होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुणधर्म भी है, आधार पर बने कोण समान होते हैं, समान होते हैं। और बाकी जो तीसरा शीर्ष कोण बच गया, उस शीर्ष कोण के लिए क्या कहा हमने, दुगना है, दुगना है तो 2b हो जाएगा, दुगना है तो 2b हो जाएगा। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, वही तो पढ़ते आए हैं अपन, आदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण 20 डिग्री का, दूसरा कोण 20 डिग्री का, ये तो आधार के कोण है जो कि समान है, और शीर्ष का जो कोण बताया वो दुगना बताया, तो 2b और बराबर 180 डिग्री। अब ये हालांकि ये समीकरण भी ठीक है, आगे भी ये समीकरण को बनाना चाहो तो तीनों के तीनों सजातीय पद जुड़ जाते हैं, 2b और एक 3b, 3b और एक 4b, तो 4b बराबर 180 डिग्री। 4 से गुणा, 4 गुणा में पक्षांतर करते भाग में रहेंगे, तो आप चाहो तो b का मान भी निकाल सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात हो सकते हैं इससे, इस समीकरण से तीनों त्रिभुज के तीनों कोण को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर ज्ञात करना चाहो तो तीनों कोणों को ज्ञात करने के बाद एक बार जोड़ना बचे, जोड़ने पर अगर उनका योग 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो हमारा सवाल सही है, बनाया गया समीकरण सही है, नहीं तो गलत है। तो इस प्रकार से इनका आपको समीकरण बनाना था। ये प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न नंबर 6 जो लास्ट का प्रश्न था उसमें 4 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन में आपको समीकरण बनाने थे। आप एक बार इनको एक बार दोबारा अभ्यास करें और देखेंगे इनका समीकरण किस प्रकार से बनता है। कल देखेंगे।
प्रश्नावली 4.2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।